Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 19th of September 2022, Monday. Before starting the lecture, if you want PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल्स हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, एडवांस टैक्स मॉप अप राइजेस 10% इन सितंबर क्वार्टर। एडवांस टैक्स कलेक्शन दोनों ही केसेस में कॉरपोरेशन एडवांस टैक्स कलेक्शन और पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन और पर्सनल एडवांस टैक्स कलेक्शन दोनों ही पार्ट में 10% का इंक्रीज रजिस्टर्ड कर रहा है इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो सितंबर क्वार्टर में कॉरपोरेशन एडवांस टैक्स कलेक्शन और पर्सनल टैक्स कलेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। And as per the official data, the advance corporate tax mop-up in the month of July or September stand at approximately 4,49,242 करोड़, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 1,35,347 करोड़ था। तो कॉरपोरेशन एडवांस टैक्स में भी 10.2% का इंक्रीज देखने को मिला है और यही सेम पैटर्न हमें पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में भी देखने को मिला, जो अप्रॉक्सीमेटली 9.5% तक इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल कितना कलेक्शन था? अप्रॉक्सीमेटली 39 के कलेक्शन था। इस बार 43 के करोड़ तक का कलेक्शन हुआ है। और अगर इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर 23 के दोनों ही क्वार्टर्स का डेटा देखा जाए, दोनों ही क्वार्टर्स का एडवांस टैक्स कलेक्शन का डेटा देखा जाए, तो दोनों में अप्रॉक्सीमेटली, दोनों को मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 17% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले साल इसी Q1 और Q2 यानी जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2.52 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन हुआ था, एडवांस टैक्स कलेक्शन, तो जो कि इस बार 2.95 ट्रिलियन है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, देयर इज एन इंक्रीज इन एडवांस टैक्स कलेक्शन in Q1 as well as in Q2 of फाइनेंशियल ईयर 23। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ये टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, बेसिकली एडवांस टैक्स कलेक्शन जो इंक्रीज हुआ है, इसका जो रीज़न है दैट इज़ द रोबस्ट कलेक्शन और द हाई कंप्लायंसेस इन इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी रिवाइवल देखने को मिला है आफ्टर पैंडेमिक। तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, जो लॉकडाउन्स लगे थे, वो फेस वाइज मैनर में रिमूव होकर उनका इम्पैक्ट अब इकोनॉमी पर विजिबल होने लगा। उस रिलैक्सेशन का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर विजिबल होने लगा है और इकोनॉमी अब पिकअप कर चुके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने जो स्टेबल पॉलिसीज़ सिंप्लीफिकेशन के लिए और बहुत सारी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए लाई, टैक्स लीकेज को रिमूव करने के लिए लाई थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सारी पॉलिसीज़, वो सारे रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क, इनिशिएटिव, उनकी वजह से Q1 और Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, वो ये कि व्हाट इज एडवांस टैक्स कलेक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है एडवांस टैक्स कलेक्शन, इट मीन्स गवर्नमेंट जो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टैक्स लेती है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, और मार्च के पीरियड के बाद जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च के पीरियड में, उसके बाद हम अपना टैक्स कलेक्शन करते हैं और उसका जो टारगेट, जो डेडलाइन होती है, वो जुलाई तक होती है। तो वो हम सारे 4 जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं हर क्वार्टर की, वो इकट्ठे एक साथ पे करते हैं। तो वो तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद हम पे करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले ही हम रादर देन जो एक साथ सारी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उनको अगर हम क्वार्टर वाइज पे करें तो उसको हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स इज पेड as when the money is earned in 4 installment. It means Q1 at the end of Q1, at the end of Q2, at the end of Q3 or at the end of Q4। और एडवांस टैक्स कलेक्शन में कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है, ये बताता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू कलेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म कर रही हैं।
दैट इज़ वाई इट इज़ कंसीडर टू बी एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स। अगर एडवांस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ये कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बूस्ट हो रही हैं, वो रिवाइव हो रही हैं और इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही है। लेकिन अगर एडवांस टैक्स कलेक्शन फॉल करता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो बेसिकली जो एडवांस टैक्स कलेक्शन की इंस्टॉलमेंट होती है, पेड इंस्टॉलमेंट होती है, 15% की होती है। जो 15% ऑफ एडवांस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड by the June 15, second by the September 15, 30%, and third by the December 15, approximately 30%, and rest by March 15. तो इन 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स कलेक्शन पे किया जाता है और दोनों ही तरह के इसमें टैक्स पे किए जा सकते हैं, कॉरपोरेशन as well as personal tax. So this is the direct tax kitty फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 जो कि 30% का इंक्रीज रजिस्टर्ड कर रही है। सो एडवांस टैक्स मॉपअप अप्रॉक्सीमेटली 10% का इंक्रीज रजिस्टर्ड कर रहा है इन बोथ द केसेस एंड दिस इज द ग्रोथ इन टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। कॉरपोरेशन और पर्सनल टैक्स के बाद भी जो अदर टैक्सेस होते हैं उसमें कितना इंक्रीज होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30% का टोटल इंक्रीज देखने को मिल रहा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। तो 30% का इंक्रीज जिसमें कॉरपोरेशन टैक्स भी आ रहा है, पर्सनल एडवांस टैक्स भी है, इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स, बहुत सारे अदर टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। उन सबको मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 30% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। और इसी को देखते हुए जो कि एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो रिवेन्यू है गवर्नमेंट का वो हेल्दी रहेगा। तो इसी रिवेन्यू से रिलेटेड एक और न्यूज़ है पेज नंबर 4 पर ही, उसको भी हम यही कवर करेंगे। हेल्दी रिवेन्यू बयान्सी में कंटिन्यू फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री। So as per the expert, India is in better position to calibrate its liquidity levels without abruptly installing the growth. तो अगर आरबीआई चाहे तो वो लिक्विडिटी को थोड़ा सा कैलिब्रेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन, या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि जो रिवेन्यू बैलेंसी है वो हेल्दी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाहे आरबीआई तो जो स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी है या जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग है वो थोड़ा एग्रेसिव फॉर्मेट में कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो एक तो गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद जो हेल्दी रिवेन्यू बैलेंसी है वो एक्सपेक्ट करी जा रही है आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अगर ये कहा जाए कि लिक्विडिटी में मॉडिफिकेशन के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होगी, एक जनरल नोशन है जिसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हेल्दी रिवेन्यू बैलेंसी, इसका मतलब कि लिक्विडिटी में अगर मॉडिफिकेशन करते हैं हम तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें ग्रोथ पर देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द हाई रिवेन्यू बैलेंसी। However, downside risk will persist as coming winter in Europe may lead to more geopolitical flare-ups. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करी है, मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट, जहां पर ये बोला है कि इंडिया जो है काउंटर पार्ट कंट्री से बेटर पोजीशन में है। किस बेटर पोजीशन में है? रिवेन्यू बैलेंसी के केस में, कि अगर हम अपनी लिक्विडिटी में थोड़ी छेड़छाड़ भी करते हैं, लिक्विडिटी को कैलिब्रेट भी करते हैं, तो उससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, जस्ट लाइक आवर counterpart nation. And this is the advanced and developing economies in terms of their external sector performance. So China की performance कैसी है? Brazil, India, definitely India is on third position in terms of foreign exchange reserves and FDI inflow. तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, जापान, साउथ कोरिया, यूके, रशिया, इन सबसे बेटर पोजीशन में है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहा गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आरआरबी फंड इन्फ्यूजन हिंजेस ऑन वायबल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। जितने भी आरआरबीज हैं, आरआरबी स्टैंड फॉर रीजनल रूरल बैंक, तो जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको पिछले कुछ टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। उनमें बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाए जा रहे हैं, उनका रिवाइवल किया जा रहा है, उनका री इंजीनियरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, कंसोलिडेशन किया जा रहा है, रेगुलेशंस को टाइट किया जा रहा है। तो उसी पैटर्न में, उसी लाइन में अब जो आरआरबीज हैं उनको बोला गया है कि वो अपना वायबिलिटी
प्लान तैयार करें ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे। कौन कौन से पैरामीटर्स? क्रेडिट एक्सपेंशन, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, एनपीए, रिडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बेसिकली 4 पैरामीटर्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिए हैं। कौन कौन से? क्रेडिट एक्सपेंशन, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एनपीए। और इन चार पैरामीटर के बेसिस पर आरआरबीज को बोला गया है कि वो अपना वायबिलिटी प्लान तैयार करें फॉर अपकमिंग पीरियड। और इसी वायबिलिटी प्लान के बाद सेंटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1361 करोड़ जो है वो आरआरबीज पे इन्फ्यूज़ करेगी उनको फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए। और बेसिकली अगर हम बात करें कि आरआरबीज की, तो आरआरबीज को भी डिवाइड कर दिया कि जो एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली हेल्दी आरआरबीज हैं उनको जो है रिमाइंडर भी गवर्नमेंट की तरफ से गया है दैट दे शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लिस्टिंग देयर शेयर इनटू स्टॉक एक्सचेंजेस और ब्रोशर्स। तो जो अच्छे हेल्थ, जिन ऐसी आरआरबीज जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, उनको गवर्नमेंट शेयर मार्केट में उनके शेयर्स को लिस्ट करना चाह रही है शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस में, जिससे कि जो हेल्दी आरआरबीज हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आरआरबीज हैं, वो सीधे सीधे मार्केट से कैपिटल रेस कर सके। और जो वीकर नॉन परफॉर्मिंग आरआरबीज हैं उनके लिए गवर्नमेंट कैपिटलाइजेशन का प्लान लाने जा रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए गवर्नमेंट ने, सेंटर गवर्नमेंट हेयर मीन्स सेंटर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 10,890 करोड़ का कैपिटलाइजेशन करेगी आरआरबीज में, या 10,890 करोड़ का इन्फ्यूजन करेगी, फंड इन्फ्यूजन करेगी, कैपिटल इन्फ्यूजन करेगी आरआरबीज में। और अगर हम ये नंबर देखें 10,000 करोड़ का, तो ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट कैपिटलाइजेशन है या हाईएस्ट कैपिटल इन्फ्यूजन है आरआरबीज के केस में, क्योंकि 1975 से लेकर के 21 तक, 2021 तक या 2021 तक अगर टोटल कैपिटल इन्फ्यूजन देखा जाए आरआरबीज में, तो केवल और केवल 8,393 करोड़ का इन्फ्यूजन हुआ है पिछले 25 से 30 सालों के बीच में, या बोले 50 सालों के बीच में केवल और केवल 8,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया है गवर्नमेंट ने। इसका मतलब आरआरबीज जो रहे हैं वो गवर्नमेंट के कैपिटल इन्फ्यूजन, कैपिटल इन्हांसमेंट के प्रोग्राम से अछूते रहे। उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने उन पर फोकस नहीं किया, उन पर बहुत ज़्यादा फंड उनको एलोकेट नहीं किया, उन पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया, उनको रिवाइव करने की कोशिश नहीं करी। हालांकि आरआरबीज का जो इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसी को देखते हुए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरआरबीज को इम्प्रूव करने के लिए, उनको वायबल बनाने के लिए प्लान स्टार्ट कर दिया है। तो केवल 2 सालों में 10,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट करने जा रही है, और इसके लिए आरआरबीज को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, उनका डिवीजन भी किया गया है। जो स्ट्रॉन्ग आरआरबीज है उनको बोला गया कि आप अपने शेयर की लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाइए, जिससे कि आरआरबीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना जा सके, उनके पास फंड अवेलेबिलिटी इंश्योर करी जा सके, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करी जा सके, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट किया जा सके, और जो उनका बेसिक पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव किया जा सके। अब बात होती है आरआरबीज। बेसिकली आरआरबीज होते क्या, कैसे आरआरबीज को क्लासीफाई किया जाता है? तो आरआरबीज नाम से पता चला रीजनल रूरल बैंक। तो इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है वो रूरल एरिया होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 50% स्टेक होता है। सेंटर गवर्नमेंट का इसमें 50% स्टेक होता है इन आरआरबीज में। जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 35% तक शेयर होल्ड करती है। स्पॉन्सर्ड बैंक मीन्स जितने भी आरआरबीज हैं उन सब की एक स्पॉन्सर्ड बैंक होती है। स्पॉन्सर्ड बैंक जैसे कि पीएनबी हो गई, एसबीआई हो गए, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, जो बेसिकली जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं। वो स्पॉन्सर्ड भी करते हैं एक पर्टिकुलर आरबीआई को, और उसको सपोर्ट भी करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने में, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स में भी। तो बेसिकली एक मेंटर की तरह ये बैंक काम करते हैं, बड़े जो पीएसबीज होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इनका भी स्टेक होता है। तो स्पॉन्सर्ड बैंक, स्टेट बैंक का अप्रॉक्सीमेटली 35% स्टेक होता है, और 15% इन रीजनल लैंडर्स। तो ये एसेट क्लासिफिकेशन होता है आरआरबीज का। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट आरआरबीज को इंप्रूव करना चाहती है, एंड दिस इज द फंड इन्फ्यूजन इनटू आरआरबीज इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो जो इंपॉर्टेंट आरआरबीज है उनको कितना कितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया। सो गॉट शेयर इन रिकैपिटलाइजेशन।
तो ये रिकैपिटलाइजेशन प्लान फाइनेंशियल ईयर 22 का था। अब 23 के लिए भी गवर्नमेंट बोल रही है आप अपने वायबिलिटी प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रशिया सीक्रेट जेम सेल्स डिवाइडिंग द डायमंड वर्ल्ड। जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई है, जितने भी कमोडिटी कि कितने भी सेक्टर्स को कम, एनर्जी सेक्टर हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, स्टील, मेटल, जितने भी सेक्टर्स हैं सब, अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स को देखें तो सब में हर सेक्टर में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का। स्पेशली ऐसे सेक्टर जहाँ पे रशिया जो था वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर था वर्ल्ड में। और कई बार हम एनर्जी, ऑयल, गैस, मेटल, इन सब सेक्टर के बारे में डिस्कस करते रहते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस में। आज ये बताया गया कि बेसिकली जो जेम सेल्स है, स्पेशली डायमंड जो सेक्टर है, जहाँ डायमंड कटिंग, सेलिंग, पॉलिशिंग का जो सेक्टर है, उस पर रशिया की जो रिसेंट पॉलिसीज़ हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब हम बोले जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रही है, उसका इम्पैक्ट इंडिया की या वर्ल्ड की जो डायमंड सेक्टर है उस पर क्या पड़ रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू रेज द फंड रशिया इज सीक्रेटली सेलिंग द डायमंड्स। अप्रॉक्सीमेटली 100 of million वर्थ के डायमंड रशिया हर महीने जो है वो सेल कर रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सीक्रेट सेलिंग से जो ग्लोबल ट्रेड है डायमंड का वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इंडिया की भी एक अच्छी खासी पोजीशन है डायमंड में। इंडिया के कुछ जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डायमंड वर्क के लिए जाने जाते हैं। तो इंडिया से लेकर के न्यूयॉर्क तक का जो फिफ्थ एवेन्यू है, उन सब के जो बिजनेस हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सीक्रेटिव सेल ऑफ रशिया डायमंड्स। अगर स्टार्टिंग से देखें तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से बहुत सारी कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने रशिया के जेम को ख़रीदना बंद कर दिया था या रशिया से किसी भी तरह की ट्रेड डील बंद कर दी थी इन केस ऑफ डायमंड। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारे सेंक्शन लगाए थे। बट स्टिल देयर आर हैंडफुल ऑफ इंडियंस एंड बेल्जियन वायर्स दैट आर स्टिल buying these gems even at a higher volume at lucrative terms from रशिया। क्योंकि रशिया जो है वो अब चीपर प्राइम डिस्काउंटेड ऑयल जिस तरह से रशिया ऑफर कर रहा था उसी तरह से डिस्काउंटेड डायमंड्स भी ऑफर कर रहा है। तो कुछ ऐसे बायर्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अभी भी मोर स्पेशली इंडिया और बेल्जियम के बायर्स जो हैं वो अभी भी रशिया से जो डायमंड है वो खरीद रहे हैं एट ए lucrative price, lucrative terms and getting pick and choose the diamond they need while others are stay away। तो इस तरह की जो सिचुएशन है प्राइस को डिस्टॉर्ट कर रही है। द डील्स आर हैपनिंग क्वाइटली इवन फॉर द फेमसली सीक्रेटिव डायमंड वर्ल्ड, जिसका इम्पैक्ट प्राइस पर भी पड़ रहा है और जितना भी डायमंड ट्रेडिंग है, ग्लोबल ट्रेडिंग है, उस पर भी पड़ रहा है। तो डेफिनेटली जो रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल पे ले रहे हैं उनके वो ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर करने की पोजीशन में टू देयर कस्टमर, टू देयर ट्रेडर, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड का जो डायमंड मार्केट है, वो डायमंड ट्रेड है, वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। हालांकि कंपनीज का ये भी कहना है कि अगर हम सैंक्शन हिट रशिया से डायमंड खरीदते हैं या कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं तो उसके अपने रिस्क हैं। जो ट्रेडर्स इसमें डील कर रहे हैं दे मे बी अवॉइडिंग द प्राइस फ्लैक्चुएशन, प्राइस रिस्क, बट दे आर एक्चुअली टेकिंग द अदर रिस्क। हालांकि इस केस में ट्रेडर्स का भी अलग कहना है कि उनका ये कहना है कि रशिया के केवल उन्हीं डीलर से वो डील कर रहे हैं जिस पर वो ट्रस्ट करते हैं। ओवरऑल इन सब बातों में अगर हम साइड लाइन करके देखें तो इन सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, सीक्रेटिव सेल्स हैं, जो इस सब की वजह से जो ग्लोबल डायमंड मार्केट है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है। प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, सीक्रेटिव सेलिंग हो रही तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा है कंपनीज के रेवेन्यू, कंपनीज के बिजनेस मॉडल के केस में भी। सो लेट अस सी कब तक ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस चलती है और ये जो सिचुएशन है ये कब ओवरकम होती है। अब देख लेते हैं समाधान न्यूज़ क्लिप्स। एनालिस्ट सी 35 to 50 बीपीएस रेट हाइक ऑन द होराइजन। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। जस्ट बिफोर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो अपने अपने ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं कि इस बार की एमपीसी में क्या होगा, प्रोबेबली आरबीआई कैसे डिसीजंस लेगी। पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था जब आरबीआई की एमपीसी थी और हमने आरबीआई जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो बिजनेस पोल किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस बार भी बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक पोल कराया है जहां पर जो एनालिस्ट हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 35 to
50 BPS का रेट हाइक देखने को मिलेगा MPC में एक बार। तो रेपो रेट में अप्रॉक्सीमेटली 35 से 50% का इंक्रीज कर सकता है MPC इनटू अपकमिंग मीटिंग। सो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि HDFC, येस बैंक, बार्कलेस, ICRA। देखें अगर आप इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का क्या प्रोजेक्शन है तो आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओवरऑल इंडिविजुअल, डेफिनेटली इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या है ये मायने नहीं था। कलेक्टिवली जो नंबर आया, जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग 35 से 50% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि फ़िलहाल के लिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट में कोई भी रिवीजन नहीं आएगा और GDP फोरकास्ट में भी कोई रिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। रेपो रेट में इतना इंक्रीज, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन और GDP प्रोजेक्शन में कोई इंक्रीज नहीं या डिक्रीज नहीं होगा। ऑल दो most few of the companies or the institutions, financial institutions are saying कि थोड़ा सा लोअर कर सकती है MPC GDP फोरकास्ट को और इन्फ्लेशन फोरकास्ट को। सो लेट अस सी कि एक्चुअली में क्या डिसीजन होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, P2P प्लेटफॉर्म्स मे गेट इनटू सिक्योर्ड लेंडिंग। So now Reserve Bank of India is actually exploring the possibility. किस चीज़ की possibility explore करी Reserve Bank of India? For allowing the P2P platform. What is P2P platform? Peer-to-peer platform to foray into secured lending. तो secured lending को प्रमोट करने के लिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया P2P प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर ये हो जाता है तो इसके बाद जो रिस्क है बैंक वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दिस विल इनेबल देम टू डाइवर्सिफाई द रिस्क दैट एक्चुअली जनरेट फ्रॉम हैविंग अ कंप्लीटली अनसिक्योर्ड बुक विद रिलेटिवली न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स। जनरली ऐसे कस्टमर जो कि अभी जो बड़े बड़े जो क्रेडिट वेंडर्स हैं या जो क्रेडिट वेंडर्स हैं उनके पहुंच से बाहर है। तो नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू रेगुलेट, एक्सप्लोर द P2P प्लेयर्स। तो RBI फिलहाल P2P प्लेयर से नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन स्टार्ट कर रहा है फॉर ट्रांजैक्शंस एंड फंड मूवमेंट थ्रू सिक्योर्ड मोड। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 4,500 करोड़ का एक्सपोजर P2 फर्म्स करेंटली होल्ड करती हैं। और अगर ये डिसीजन हो जाता है जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और P2P जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में नेगोशिएशन इस्टेब्लिश हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल गिव जंप टू दिस पर्टिकुलर एक्सपोजर। And the new secured lending model may see the use of an escrow account. आप मुझे comment section में लिखकर बता सकते हैं कि what is this account is all about. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गेट रेडी टू क्रूज ओवर 150 Mbps डाउनलोड स्पीड ऑन 5G हाईवेज। तो अब इंडिया जो है वो 5G सर्विसेज के लिए रेडी हो रहा है। अक्टूबर के मंथ में यानी फेस्टिवल सीजन के ड्यूरेशन में कई सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च करने जा रही हैं। और इनिशियल जो स्पीड ऑफर करी जाएगी, डाउनलोड स्पीड ऑफर करी जाएगी, वो 150 से 200 Mbps की सर्विसेज ऑफर करी जाएंगी अंडर 3.52 4 GHz बैंड। तो टेलीकॉम जो गियर कंपनीज हैं दे आर एंटिसिपेटिंग कि अब जो है वो 5G सर्विसेज का टाइम आ गया और उसके लिए वो अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं। अगर हम करंट 4G डाउनलोड स्पीड की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.2 Mbps। तो 3.2 Mbps से कस्टमर अब 150 Mbps या 200 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड पा सकेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री सोर्सेज। And speed test which basically monitor the speed of approximately 140 countries. तो nations with highest internet speed अगर हम देखेंगे तो इंडिया में ऑफर करी जा रही है एट द इनिशियल लेवल ऑफ 5G सर्विसेज लॉन्च। लेटर ऑन ये सर्विसेज और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। अगर हम ऐसे कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड जो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, तो उसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है मलेशिया के बाद सेकंड पोजीशन पे है हमारा देश, दैट इज़ इंडिया। तो मलेशिया में इस समय जो 5G और 4G डाउनलोड स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली 25.7 का रेशियो है 5G और 4G डाउनलोड स्पीड इम्प्रूवमेंट में। इंडिया में 11 to 15% फॉलोड बाई चिली। हालांकि बहुत सारे अदर चैलेंजेस भी हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, स्पीड टेस्ट का ये भी कहना है कि इनिशियल लेवल पे जब कोई सर्विसेज ऑफर करी जाती है तो जो सब्सक्राइबर होते हैं वो लो होते हैं।
तो स्पीड अच्छी आती है। लेकिन जैसे जैसे 5G के केसेस में सब्सक्राइबर इंक्रीज करेंगे, ये सर्विस ऑफर करना इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। सो लेट अस सी कैसे 5G सर्विसेज इंडिया में पेनिट्रेट करती हैं। बट गुड पॉइंट इज और गुड न्यूज़ इज दैट दे आर एक्चुअली 5G सर्विसेज आर कमिंग इन इंडिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, फोन पे सीक्स एक्सटेंशन ऑफ वॉल्यूम कैप डेडलाइन। सो विद अ लिटिल ओवर 3 months, 3 महीने हो चुके हैं उस डेडलाइन के लिए। नाउ फोन पे, या हम और स्पेसिफिक बोलें तो वॉलमार्ट बैक्ड फोन पे हैज़ रिक्वेस्टेड द NPCI। व्हाट इज NPCI? नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो NPCI से रिक्वेस्ट किया है फोन पे ने कि जो वॉल्यूम कैप नॉर्म लगाए गए थे, जिसकी डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, 3 महीने पहले लाए गए थे वॉल्यूम कैप डेडलाइन, वॉल्यूम कैप नॉर्म्स, उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो क्या कहना है फ़ोन पे का? फ़ोन पे का कहना है कि जो ये वॉल्यूम कैप नॉर्म आया है, दिस विल पोटेंशियली इम्पैक्ट और curtail द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री। तो जो उसकी डेडलाइन है वो ख़त्म हो रही है, उसी डेडलाइन के एक्सटेंशन के लिए फ़ोन पे ने NPCI से रिक्वेस्ट करी है। और अगर हम देखें मार्केट शेयर ऑफ टॉप प्लेयर्स इन इंडिया, जनवरी, फरवरी, मार्च और जनवरी से लेकर के अगस्त मंथ तक का डेटा है। टॉप प्लेयर्स कौन कौन से हम सभी जानते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, व्हाट्सएप पे एंड अदर्स। और उसमें डोमिनेटिंग प्लेयर कौन सा है? फ़ोन पे। फ़ोन पे के बाद हम देखें तो गूगल पे इज द सेकेंड मोस्ट डोमिनेटिंग प्लेयर एंड एट थर्ड पोजिशन वी हैव पेटीएम। अमेजॉन, व्हाट्सएप एंड अदर जो है उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिलहाल के लिए एक डोमिनेटिंग कंपनी ने, या हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कंपनी ने NPCI से रिक्वेस्ट करी है for the extension on the market cap implementation, as we believe that the artificial market cap implementation will severely limit the growth of digital ecosystem in India. As of now, PhonePe has 48% market share in India. यहाँ पर किस बेसिकली नॉर्म की बात हो रही है? जो बात करें वॉल्यूम कैप नॉर्म, नवंबर 2020 में NPCI ने एक डायरेक्टिव दिया था। उस डायरेक्टिव के तहत NPCI ने बोला था कि देयर इज अ कैपिंग द शेयर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट ट्रैप कुड प्रोसेस एट 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन हैंडेड टू UPI इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2021, which is to be calculated on the basis of volume of transaction processed during the preceding 3 months. तो उसी को लेकर के now PhonePe is seeking for extension. So let us see कि PhonePe को extension मिलता है या नहीं. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.